हेलो गाइस, जो सब कैसे आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, अनस्टडी या ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन। जनरल इक्वेशन हमने निकाली थी हीट कंडक्शन के वन डायमेंशनल, मतलब जनरल इक्वेशन आप देख रहे होगे, डेल स्क्वायर टी ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी ओवर डेल जेड स्क्वायर प्लस क्यू डॉट वाई के इज इक्वल्स टू 1 y अल्फा डेल टी ओवर डेल टाउ। ये जनरल इक्वेशन थी, ठीक है। कोई सी भी कंडीशन हो, चाहे वो हीट विदाउट हीट जनरेशन हो या हीट जनरेशन हो, स्टडी अनस्टडी, हर जगह वैलिड है। तो अभी तक हमने जो जैसे फिन्स के बारे में पढ़ा, ये इनमें हम क्या मानते हैं कि स्टडी स्टेट कंडीशन, ठीक है। स्टडी स्टेट मानते हैं कि मतलब टेम्परेचर इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम। टेम्परेचर हमारा जो टेम्परेचर का जो वेरिएशन है बॉडी के अंदर, वो टाइम के अकॉर्डिंग वेरी नहीं कर रहा है, ठीक है। एक पोजीशन से मतलब हर पोजीशन पर अलग अलग टेम्परेचर होगा, पर वेरी नहीं कर रहा है टाइम। उस पर्टिकुलर पोजीशन पे जो टेम्परेचर है वो फिक्स है। ये बता, अब हम पढ़ेंगे कि अनस्टडी स्टेट मतलब कि अगर जब टेम्परेचर हमारा वेरी, हम अज्यूम करके चल रहे थे कि टेम्परेचर हमारा इससे पहले हम अज्यूम करके चल रहे थे कि टेम्परेचर हमारा फंक्शन टाइम के अकॉर्डिंग फंक्शन नहीं है, पर असलियत में ऐसा होता नहीं है। टेम्परेचर चेंज होता है नहीं, होता ही है। अनस्टडी स्टेट के अंदर होती है मतलब अगर आप जनरली देखोगे तो अनस्टडी स्टेट ही होता है, स्टडी स्टेट तो होता नहीं है। पर हम क्या होता है, क्वेश्चन को अगर हम जब सॉल्यूशन करते हैं तो सॉल्यूशन हमारा इजी हो तो हम ये सब चीज़ें अज्यूम करके चलते हैं, सारी कंडीशंस देखते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे अनस्टडी स्टेट कंडीशन। अब अनस्टडी स्टेट में क्या होता है कि टेम्परेचर इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, कि जो बॉडी के अंदर, अब आप कोई भी हो, बॉडी आपकी गर्म है, अब कुछ टाइम बाद पर बॉडी का जो टेम्परेचर है वो चेंज तो हो रहा है नहीं, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। वो चेंज ना हो तो फिर बॉडी कूल कैसे हो, चेंज हो रहा है। टेम्परेचर इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब यहाँ पर भी दो कंडीशन निकल के आती हैं, यहाँ पर भी दो कंडीशन क्या निकल के आती हैं कि टेम्परेचर इज फंक्शन ऑफ टाइम तो है। अब आपको पता है कि जैसे जब हम जनरल इक्वेशन निकाल रहे थे तो टेम्परेचर इज ए फंक्शन ऑफ टाइम और कोऑर्डिनेट्स, मतलब एक्स वाई जेड। अलोंग द एक्स डायरेक्शन भी टेम्परेचर चेंज हो रहा है, वाई डायरेक्शन भी टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ठीक है, और जेड डायरेक्शन भी हो रहा है और टाइम के अकॉर्डिंग भी हो रहा है। मतलब टेम्परेचर इज फंक्शन ऑफ पोजीशन एज वेल एज टाइम, समझ गए। पोजीशन के अकॉर्डिंग भी, मतलब अगर आप टेम्परेचर देखोगे हर पोजीशन पे अलग अलग टेम्परेचर आपको मिलेगा। और अगर मैं टाइम की बात करूं तो हर पोजीशन पे टाइम के अकॉर्डिंग टेम्परेचर चेंज भी हो रहा है, रियल में ऐसा ही होता है, ठीक है। पर इससे पहले वाली कंडीशन में क्या देख रहे थे, टेम्परेचर इज ओनली फंक्शन ऑफ पोजीशन, मतलब अलोंग द एक्स डायरेक्शन, तो फंक्शन ऑफ पोजीशन ओनली। जब हम अज्यूम करके चल रहे थे इससे पहले, जैसे फिन्स हो गया किसी में भी, तो वहाँ पर देख रहे थे स्टडी स्टेट कंडीशन मान रहे थे, मतलब टेम्परेचर इज ओनली फंक्शन ऑफ पोजीशन नॉट फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। तो अब यहाँ पर अब आपको पता है कि टेम्परेचर इज फंक्शन ऑफ पोजीशन, मतलब एक्स वाई जेड, एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन जेड डायरेक्शन, और आल्सो फंक्शन ऑफ टाइम। ये वाली कंडीशन में हम ये अनस्टडी स्टेट वाले में ये मांगे चलेंगे। तो अब जैसे कि पोजीशन और टाइम, ओके, पर इसमें भी दो कंडीशन आती है। इसमें क्या आएंगी, सबसे पहले कि अगर मैं ये मांगे चलूँगी टेम्परेचर इज ओनली फंक्शन ऑफ टाइम, अगर ये मान के चलूँ कि टेम्परेचर इज ओनली फंक्शन ऑफ टाइम, अनस्टडी स्टेट तो है ही। अब मैं इसमें मतलब दो कंडीशन है, एक तो टेम्परेचर इज ओनली फंक्शन ऑफ टाइम, और दूसरा ये आएगा कि टेम्परेचर इज फंक्शन ऑफ टाइम और पोजीशन। देखो, हमें अनस्टडी स्टेट की बात कर रहे हैं तो ट्रांजिएंट कंडीशन में तो फंक्शन ऑफ टाइम तो आएगा ही, तो दोनों में फंक्शन ऑफ टाइम हो रहा है। पर मैं एक कंडीशन में क्या ले रहा हूँ, केवल फंक्शन ऑफ टाइम, और दूसरी कंडीशन में क्या ले रहा हूँ, पोजीशन एज वेल एज टाइम। दो केस हो गए, है नहीं। तो पहला केस है कि अगर टेम्परेचर इज ओनली फंक्शन ऑफ टाइम, तो ऐसा हो सकता है कि टेम्परेचर इज ओनली फंक्शन ऑफ टाइम और उस पूरी बॉडी में, ओवरऑल बॉडी में टेम्परेचर पूरा यूनिफॉर्म है, पोजीशन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रहा है, ऐसा हो सकता है। कोई सी भी बॉडी है, उस पूरी ओवरऑल बॉडी में
टेम्परेचर यूनिफॉर्म है और वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, मतलब कि कुछ भी लो, ये मार्कर है, इस मार्कर में ओवरऑल यूनिफॉर्म टेम्परेचर कितना है, मैं मान के चल रहा हूँ, एज्यूम करके चल रहा हूँ कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगले ही पल जैसे जैसे टाइम गुजरेगा तो हो गया इस पूरी बॉडी का 22। ऐसा हो सकता है कि पूरी एक साथ एक ही टाइम पर पूरी बॉडी का यूनिफॉर्म टेम्परेचर यूनिफॉर्म रहे, पर हम नहीं हो सकता, पर हम ये क्या कहते हैं कंडीशन मान के चल रहे हैं, हम ये केस लेके चल रहे हैं, ऐसे केस भी होते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे मान के चल रहे हैं कि जैसे इस टाइम पर इस मार्कर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, अगले ही पल इसका टेम्परेचर 22 हो गया, मतलब हीट करा, मतलब मैंने इसको हीट करा और इसका अगले ही पल कुछ टाइम बाद 22 हो गया यूनिफॉर्म टेम्परेचर। मतलब कि ऐसा नहीं कि यहाँ पर 22 है, यहाँ 21 है, 20 पूरा यूनिफॉर्म है, एवरेज कुछ नहीं, पूरा यूनिफॉर्म 22 अगले ही पल ये हो गया। तो ये जो केस है इसमें क्या कह रहे हैं कि टेम्परेचर फंक्शन ऑफ टाइम तो है, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज तो हो रहा है, पर पोजीशन के अकॉर्डिंग नहीं है, मतलब कि यूनिफॉर्म टेम्परेचर हर अगले पल ही टेम्परेचर यूनिफॉर्म चेंज हो रहा है, यूनिफॉर्मली। अगर अभी 22 है, 2 सेकंड बाद 22 हो गया यूनिफॉर्मली, एवरेज कुछ नहीं है, यूनिफॉर्म पूरे में। तो ये जो इसको कहते हैं हम इस केस को हम इस एनालिसिस को हम कहते हैं लम्प्ड सिस्टम। लंप मतलब कि एक ऐसा लंप उस बॉडी को कहते हैं जिसका टेम्परेचर यूनिफॉर्मली चेंज होता है। जैसे कि अभी 20 है तो अगले 2 सेकंड में 22, तो उस बॉडी को लंप कहते हैं, लंप बॉडी। तो इस एनालिसिस को हम कहते हैं लम्प्ड सिस्टम। मतलब कौन सा सिस्टम? लम्प्ड सिस्टम एनालिसिस, समझ गए। तो ये जो इसमें हम क्या कह रहे हैं कि ओनली फंक्शन ऑफ टाइम है, लम्प्ड सिस्टम एनालिसिस। ठीक है, इस जो ये केस की कंडीशन होती है इसको हम कहते हैं लम्प्ड सिस्टम एनालिसिस। केवल पहला केस ही आपके कोर्स में होगा, ठीक है, कोई क्वेश्चन आएगा तो इसी से आएगा। दूसरा जो केस है वो उससे नहीं आया, क्योंकि उसमें क्या है, वो जब पढ़ाऊंगा अभी बताऊंगा। उसमें केस में क्या है कि उसमें अकॉर्डिंग टू पोजीशन और अकॉर्डिंग पोजीशन के साथ भी चेंज हो रहा है टेम्परेचर, टाइम के अकॉर्डिंग भी चेंज हो रहा है, मतलब टेम्परेचर इज फंक्शन ऑफ पोजीशन एज वेल एज टाइम। तो वो बहुत टिपिकल सॉल्यूशन हो जाता है। उसको हम ऐसे उसके लिए चार्ट्स की ज़रूरत होती है, जिसे हम हिजलर चार्ट कहते हैं, उसके लिए चार्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है, चार्ट की ज़रूरत होती है। वो केस वो हमारे कोर्स में भी नहीं है, उससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन आएगा भी नहीं, इसी से आएगा। तो लम्प्ड सिस्टम एनालिसिस जिसे हम कहेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने क्या कहा कि कोई भी बॉडी एक मैं ले रहा हूँ जिसका मास m है, वॉल्यूम है v, डेंसिटी है ρ, टेम्परेचर इनिशियल इसका Ti है, इनिशियल टेम्परेचर, और एम्बिएंट टेम्परेचर मैं मान रहा हूँ T इन्फिनिटी, ठीक है, इसके बाहर से जो इन्वायरमेंट है उसका टेम्परेचर T इन्फिनिटी मान रहा हूँ। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो इनिशियल टेम्परेचर इसका है वो ग्रेटर देन है एम्बिएंट टेम्परेचर से। ओके, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि जो इनिशियल टेम्परेचर इस बॉडी का है इसका Ti टेम्परेचर है जो ग्रेटर देन है जो एम्बिएंट टेम्परेचर है उससे। ओके, तो अब क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि लम्प्ड सिस्टम एनालिसिस है, तो ये एक लंप बॉडी है, ओके, जिसका टेम्परेचर टाइम के साथ तो चेंज हो रहा है पर यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है। जैसे अभी 20 है, अगले ही सेकंड में पूरी बॉडी का 22 हो गया। ये केस कब होता है? जब वैसे ऐसा केस होता नहीं है, कोई भी बॉडी का यूनिफॉर्मली टेम्परेचर चेंज होता नहीं है, होता है कि नहीं होता, पर ये केस कब होगा? जब इसकी बॉडी की थर्मल कंडक्टिविटी मैं अज्यूम करके चलूँ इन्फानाइट की तरफ बढ़ ली, इन्फानाइट थर्मल कंडक्टिविटी, ये मैं अज्यूम करके चलता हूँ। हम अगर ये केस तभी होगा जब इस बॉडी की थर्मल कंडक्टिविटी इन्फाइनाइट हो,
और बहुत ही छोटी, बहुत ही स्मॉल बॉडी हो, बहुत ही स्मॉल, ठीक है। जैसे कॉपर है, कॉपर बहुत छोटा साइज वाला, अगर हमको ये केस देखना है तो इसी में दिखेगा कॉपर। जैसे कॉपर की थर्मल कंडक्टिविटी बहुत अच्छी खासी होती है और छोटा साइज भी होता है, तो उसमें केस में मिलेगा जिसमें टेम्परेचर यूनिफॉर्मली चेंज होगा। अब इसका हम जब मैं डेरिवेशन करेंगे ना तो उससे और पता चलेगा। अब देखो, टेम्परेचर मैंने टीआई माना है, अब जैसे कि मैंने ये मान के चला है कि टेम्परेचर यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है, टेम्परेचर टीआई है, एम्बिएंट टेम्परेचर टी इन्फिनिटी है, कि जो इसका हम क्या मान रहे हैं, बॉडी विद नेग्लिजिबल इंटरनल टेम्परेचर ग्रेडियंट, ठीक है। ये मान के चल रहे हैं टेम्परेचर जो वेरिएशन है, टेम्परेचर जो वेरिएशन है विद इन द बॉडी आर नेग्लिजिबल, ओके। टेम्परेचर का जो वेरिएशन है विद इन द बॉडी आर नेग्लिजिबल। तो अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में लगाए भाई। अब भाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो हर जगह लगेगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है नहीं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी बैलेंस तो करनी पड़ेगी, एनर्जी बैलेंस। अब हम कह रहे हैं कि जो टेम्परेचर का जो वेरिएशन है विद इन द बॉडी नेग्लिजिबल है, नहीं हो रहा है वेरिएशन भाई, यूनिफॉर्मली टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो जब ये टी आई टेम्परेचर, इसके अंदर जो टेम्परेचर ज़्यादा है एम्बिएंट से तो हीट लूज करेगा, तो इसका जो इंटरनल एनर्जी है डिक्रीज होगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज इज इक्वल टू हीट कन्वेक्टेड टू द एनवायरनमेंट। जो टेम्परेचर हीट कंडक्ट हुई इस बॉडी के थ्रू वो इन्वायरमेंट में कन्वेक्ट हो गई। तो मैं ये कह के चल रहा हूं कि जो टी आई टेम्परेचर है वो टी टेम्परेचर तक इसका हो गया, मतलब जैसे कि अगले ही पल टी टेम्परेचर हो गया, टी आई से टी हो गया, पर यूनिफॉर्मली हो रहा है, टी आई से टी हो गया, समझ गए, टी आई से टी हो गया। तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, रेट ऑफ डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, रेट ऑफ डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, रेट ऑफ डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू रेट ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम द बॉडी, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम द बॉडी टू फ्लूइड, ठीक है। अब वो तो होगा ही भाई, रेट ऑफ डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी होगा तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम द बॉडी टू द फ्लूइड होगा। तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर अगर मैं फ्रॉम द बॉडी टू द फ्लूइड, क्या होता है, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। मैंने मान लिया एम्बिएंट का हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट एच, एच सरफेस एरिया, इस पूरे सरफेस एरिया से मैंने की ए, ठीक है, इस सरफेस एरिया से हो रहा है, एच ए टी माइनस टी इन्फिनिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, डिक्रीज हो रहा है, एम माइनस का लगाया मैंने क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, एम सी पी डी टी ओवर डी टाउ, ठीक है। क्योंकि जो इंटरनल एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है। और जो ये टाउ है, टाउ क्या है, टाइम। जैसे मैंने कहा ना कि 20 टी इज इक्वल टू 0 पे मान लो इनिशियल टेम्परेचर टी आई है, टी इज इक्वल टू 0 पे, मतलब टाइम 0 सेकेंड पे टेम्परेचर टी आई, और टाइम टाउ, टाउ सेकेंड पे टेम्परेचर टी,
टेम्परेचर टी एट द टाइम ऑफ टाउ सेकेंड, मतलब जो अब पूरे ओवरऑल, क्योंकि यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है ना, इनिशियल तो टी आई टेम्परेचर है इस बॉडी का, और अगले ही तो टाउ सेकेंड में टी टेम्परेचर हो गया यूनिफॉर्म। तो भाई जब t माइनस टी इन्फिनिटी हीट ट्रांसफर तो जो, क्योंकि कितना होगा t माइनस टी इन्फिनिटी तो हीट ट्रांसफर होगा, और ये t माइनस टी आई होगा। तो अगर मैं ये इधर ले आऊँ डी टी ओवर टी माइनस टी इन्फिनिटी, ओके, ये इस साइड आ गया, और ये एच ए डिवाइड बाई एम सी पी डी टी, ये आ गया इधर, हाँ ये, और ये ऊपर पहुंच गया, ठीक है ये, ओके। अब मैं ये कह रहा हूँ कि t इज इक्वल्स टू 0 पे टेम्परेचर था टी आई टाइम, और t इज इक्वल्स टू टाउ पे टेम्परेचर हो गया t। है नहीं, अभी जब करेंगे तो 0 से t और 0 से टाउ, 0 टाइम, जब टाइम 0 था तब तो टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर टी आई था। अभी मैं यहाँ पर टी लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ये इनिशियल टेम्परेचर, टाइम 0 था, इनिशियल टेम्परेचर टी आई, टाइम टाउ हो गया, टेम्परेचर कितना हो गया, टी हो गया, ओके। अब तो इसका करेंट इंटीग्रेशन तो ln 1 बाई टी माइनस टी इन्फिनिटी, ln टी माइनस टी इन्फिनिटी, तो टी आई से टी, ओके, और ये क्या हो गया, एच ए एम सी पी, है नहीं। अब देखो ये माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह तो आएगा ही साथ में। अब 0 से टाउ, तो ये क्या हो गया, टाउ, क्योंकि अगर इंटीग्रेशन करोगे तो टी माइनस 0, टाउ माइनस 0, टाउ हो गया। अब ln है तो ln टी माइनस टी इन्फिनिटी, ठीक है, और माइनस होगा तो क्या होगा, माइनस ln भाई, तो माइनस ln क्या होता है, चलो टी लिख देता हूँ, टी आई माइनस टी इन्फिनिटी, तो माइनस एच ए, मास क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम रो वी सी पी इंटू टाउ। तो ये इसको क्या लिख सकते हैं हम, ln टी माइनस टी इन्फिनिटी डिवाइड बाई टी आई माइनस टी इन्फिनिटी माइनस एच ए डिवाइड बाई रो वी सी पी टाउ। तो इसको हम क्या लेते, टी माइनस टी इन्फिनिटी टी आई माइनस टी इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एच ए रो वी सी पी, ये डेरिवेशन आ गया। अब जो यहाँ पर मैंने क्या ना माइनस क्यों लगाया है, दोनों तरफ से हो सकता है। अब जैसे मैंने टी आई को जो इंटरनल जो टेम्परेचर है, इनिशियल टेम्परेचर टी आई, वो ग्रेटर देन मैंने टी इन्फिनिटी ले रखा है। ऐसा भी हो सकता है कि जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर हो वो ज़्यादा हो, टी इन्फिनिटी ग्रेटर देन टी आई हो, उल्टा केस भी हो सकता है, तब भी यही आएगा, लगा के कर लेना, समझ गए। तो मैंने क्या लिया है, टी इक्वल्स टू 0 पे टेम्परेचर टी आई है इनिशियल, और कुछ टाइम टॉ सेकेंड बाद टेम्परेचर टी हो गया भाई। अब जब टेम्परेचर टी हो, जब इनिशियल टी आई है और टेम्परेचर टी हो गया, तो एच, अब हम क्या देखते हैं, एच ए टी माइनस टी इन्फिनिटी और एम सी पी डी टी ओवर डी टी, रेट ऑफ डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी यही तो होता है, एम सी पी डी टी ओवर डी टाउ डी टी, है नी, रेट ऑफ डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी और रेट ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम द बॉडी टू द फ्लूइड। तो भाई अब ठीक है, तो यहाँ से अब देखो मैंने क्या कहा, रेट ऑफ डिक्रीज मतलब माइनस डी टी ओवर डी, जो टाउ है, जो माइनस डी टी ओवर डी टाउ है, ये क्या है, रेट ऑफ डिक्रीज मतलब कूलिंग, रेट ऑफ कूलिंग,
ऑफ द बॉडी, कूलिंग का रेट, इस रेट से कूल हो रही है बॉडी। ओके, तो अगर इसका, इस वाले का अगर आप ड्रॉ करो, ये टेम्परेचर हो गया, ये टाइम हो गया सेकंड में, ठीक है। तो इस तरीके से ये होगा टेम्परेचर, तो आपको ये, और ये क्या है, रेट ऑफ कूलिंग माइनस, ये क्या है, माइनस dt ओवर डी टाउ, रेट ऑफ कूलिंग। अब देखो टेम्परेचर ऊपर की तरफ है ना, और जैसे जैसे नीचे जाएगा कूल होता जाएगा। अब देख रहे होगे कि स्टार्टिंग में कूलिंग का रेट बहुत ज़्यादा है, मतलब स्टार्टिंग में जो ये बॉडी है बहुत तेज़ रेट से कूल हो रही है, पर जैसे जैसे टाइम गुजरता है वैसे वैसे कूलिंग का रेट घटता जाता है। कूलिंग का जो रेट है, रेट ऑफ कूलिंग जो है वो डिक्रीज होती जाती है जैसे जैसे टाइम गुजरता है। स्टार्टिंग में शुरू में कूलिंग का रेट ज़्यादा है। अब देखो यूनिफॉर्मली कूल हो रहा है, मैंने क्या कहा, हम कौन सी कंडीशन ले रहे हैं, टेम्परेचर इज ओनली फंक्शन ऑफ टाइम। इंटरनल टेम्परेचर ग्रेडियंट मतलब टेम्परेचर फंक्शन की पोजीशन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रहा है, ओनली फंक्शन ऑफ टाइम। अब ये तो देखो रेट ऑफ कूलिंग है, रेट ऑफ हीटिंग भी हो सकता है। मतलब हीटिंग मतलब कि अगर जैसे टेम्परेचर इन्वायरमेंट का ज़्यादा है, ग्रेटर देन है इनिशियल टेम्परेचर से, तो ये बॉडी हीट होगी। जब बॉडी हीट होगी तो जो ये ग्राफ है तो ऐसा बनेगा, फिर कैसा बनेगा, फिर ऐसा बनेगा, देखो ऐसा, ये तो फिर क्या होगा, ये होगा, माइनस नहीं होगा। फिर ऐसे करके देखो तब भी ग्राफ ऐसा होगा। ये हो गया रेट ऑफ हीटिंग का। समझ गए। अब यहाँ पर जो ये दिखाई दे रहा है, ये HA डिवाइडेड बाई रो VCP, ठीक है। इसके अगर यूनिट देखोगे ना तो पर सेकंड निकल के आएगी, HA रो VCP की पर सेकंड। मतलब क्योंकि देखो पर सेकंड और सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा तो यूनिट इक्वल आएगी, तो इसकी यूनिट निकल के आएगी पर सेकंड। और अगर इसको उल्टा करोगे, अगर इसको आप रो VCP डिवाइड बाई HA करोगे, मतलब कि मैंने इसको उल्टा कर लिया, तो इसकी यूनिट क्या आएगी, सेकंड। तो इसको क्या कहते हैं, टाइम कांस्टेंट। क्या कहते हैं, टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। तो रो VCP डिवाइड बाई HA ये क्या हो गया, टाइम कांस्टेंट हो गया। तो ये क्या है, लम्प्ड सिस्टम एनालिसिस। जब हमारा लम्प्ड सिस्टम हम लम्प्ड सिस्टम हम मान के चलते हैं कि बॉडी हमारी लम्प्ड सिस्टम के अकॉर्डिंग वर्क कर रही है। अब भाई हमने तो ये मान के चला है कि अगर लम्प्ड सिस्टम एनालिसिस हमारा वर्क करता है, मतलब बॉडी जो है वो जो टेम्परेचर है वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है, अगर हम ये बॉडी में हो रहा है, तो भाई इसका क्या क्राइटेरिया है लम्प्ड सिस्टम एनालिसिस होने का। मैंने कहा ना दो केस हैं, एक तो टेम्परेचर इज ओनली फंक्शन ऑफ टाइम, और दूसरा केस टेम्परेचर इज फंक्शन ऑफ पोजीशन एज वेल एज टाइम। ओके, तो ये जो एनालिसिस है लम्प्ड सिस्टम एनालिसिस, मतलब कि टेम्परेचर इज ओनली फंक्शन ऑफ टाइम, तो इसका क्या क्राइटेरिया है कि अब कुछ ना कुछ तो भाई, अब कैसे आप पता लगाओगे कि ये इस क्राइटेरिया को, ये इस लम्प्ड सिस्टम एनालिसिस को फॉलो कर रहा है या दूसरे केस को फॉलो कर रहा है। या तो पहले केस को फॉलो करेगा, मतलब कि टेम्परेचर इज फंक्शन ऑफ टाइम, या दूसरे केस को कि टेम्परेचर इज फंक्शन ऑफ पोजीशन एज वेल एज टाइम। तो आप उसके लिए एक क्राइटेरिया निकालोगे, तो वो क्राइटेरिया आप देखते हैं क्या है। मतलब कि जैसे आपका क्वेश्चन आया तो सबसे पहले आप क्या करोगे, वो चीज़ देखोगे कि ये लम्प्ड सिस्टम एनालिसिस को फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा। जब फॉलो करेगा तभी आप ये वाली इक्वेशन लगा सकते हो, वरना नहीं लगाओगे, वरना फिर दूसरा केस देखोगे।
समझे। तो आप जब ये देखोगे कैसे, अब क्वेश्चन में है अनस्टेडी स्टेट तो दे रखा है, पर आप देखोगे कि ये लम्प सिस्टम एनालिसिस को फॉलो कर रहा नहीं कर रहा, मतलब टेम्परेचर, लम्प सिस्टम एनालिसिस मतलब टेम्परेचर इज ओनली फंक्शन ऑफ टाइम। तो वो क्या क्राइटेरिया है जिससे आपको पता लगे कि ये लम्प सिस्टम एनालिसिस को फॉलो कर रहा है। तो उसमें क्या आता है हमारा बायोट नंबर, क्या आता है बायोट नंबर। तो बायोट नंबर क्या होता है, बायोट नंबर क्या होता है, बायोट नंबर होता है HS डिवाइड बाई K सॉलिड, सॉलिड मतलब जो बॉडी है, ठीक है, HS डिवाइड बाई K जो सॉलिड। अब यहाँ पर H क्या है, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इन्वायरमेंट का, K क्या है जो बॉडी का थर्मल कंडक्टिविटी, S क्या है, S क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक्स डायमेंशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। इसको हम लिखते हैं वॉल्यूम डिवाइड बाय सरफेस एरिया, VYA वॉल्यूम ऑफ द बॉडी और सरफेस एरिया, वॉल्यूम ऑफ बॉडी डिवाइड बाय सरफेस एरिया, ये क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स डायमेंशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो लम्प सिस्टम एनालिसिस को फॉलो करने के लिए जो बायोट नंबर है ये लेस देन होना चाहिए 0.1। क्वेश्चन आएगा अनस्टडी स्टेट, तो आप चेक करोगे कि बायोट नंबर पहले निकालो, सबसे पहले बायोट नंबर आपको निकालना है। अब देखोगे कि लेस देन 0.1 है, लेस देन 0.1 आ गया तो आप ये वाला इक्वेशन लगा सकते हो, ये है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये इस यहाँ से क्या निकल के आता है, यहाँ से निकल के आता है देखो बायोट नंबर से क्या HS। तो मैं क्या कर रहा हूँ देखो, अब देखना है S डिवाइड बाई K 1 डिवाइड बाई H, ऐसे लिख सकता हूँ इसको मैं, इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि H अगर ऊपर पहुँचेगा तो यहाँ जाएगा और K नीचे, तो ये ऐसे ऐसे करके लिख सकता हूँ। A एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो गया कन्वेक्शन रेजिस्टेंस, ये क्या हो गया कंडक्शन रेजिस्टेंस, समझ लो ना कंडक्शन रेजिस्टेंस। तो ये क्या हो गया इंटरनल कंडक्टिव रेजिस्टेंस है भाई, इंटरनल कंडक्टिव रेजिस्टेंस, ये एक्सटर्नल कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस बायोट नंबर। तो इसका मतलब मैं लेस देन 0.1 क्यों कह रहा हूँ मैं 0.1 ही क्यों, 0.1 ही क्यों लिया मैंने, क्यों लिया, देखो इंटरनल कंडक्टिव रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब कि अगर हीट को अगर आपको रेजिस्टेंस मिलेगा तो भाई जब रेजिस्टेंस मिलेगा तो टेम्परेचर डिफरेंस ज़रूर आएगा बॉडी के अंदर, कोई सी भी बॉडी। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि थर्मल कंडक्टिविटी इनफाइनाइट होगी, मतलब हीट का फ्लो इतना तेज़ी से होगा। थर्मल कंडक्टिविटी इनफाइनाइट का मतलब हीट का जो फ्लो है, कोई सी भी बॉडी है उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, अगले 2 सेकंड बाद उसका टेम्परेचर 22 हो गया यूनिफॉर्मली। ऐसा कब होगा, जब जो हीट का कंडक्शन है वो बहुत तेज़ी से हो, मतलब हीट की कंडक्टिविटी इनफाइनाइट हो, तभी तो हीट का कंडक्शन बहुत तेज़ी से होगा, है नहीं। अब हीट का कंडक्शन बहुत तेज़ी से होगा, सही है। अब आपको अगर वही बॉडी जिसमें हीट का कंडक्शन बहुत तेज़ी से हो रहा है और उसी बॉडी में अगर आपको रेजिस्टेंस मिल जाए, अब कोई भी चीज़ हो, अगर आपको कहीं भी रेजिस्टेंस मिलेगा, अब आपको बहुत तेज़ी से जाना है, रोड पे आप बहुत तेज़ी से स्पीड से भगा रहे हो, ठीक है, मतलब हीट का फ्लो हो रहा है बहुत तेज़ी से, आपको रास्ते में कहीं ब्रेकर मिल गया तो क्या करोगे, आपकी स्पीड कम हो जाएगी, हीट का फ्लो मतलब हीट की स्पीड कम हो जाएगी और वो लम्प सिस्टम एनालिसिस को फॉलो नहीं करेगा। तो इसका मतलब कि जो इंटरनल कंडक्शन रेजिस्टेंस है वो बहुत मतलब बहुत कम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, मतलब 0 मान लो। जब इंटरनल कंडक्शन रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा तो कंडक्शन रेजिस्टेंस 0, हीट का फ्लो बहुत तेज़ी से। तो हीट कंडक्शन रेजिस्टेंस मतलब जितना मिनिमम से मिनिमम हो। अब कंडक्शन रेजिस्टेंस मिनिमम से मिनिमम मतलब 0.1
हम यहाँ पर क्या लेके चल रहे हैं कि 0.1 से अगर कम होगा, हमने मान लिया कि 0.1 से अगर हम कम हमने ये मान लिया कि अगर 0.1 से हम कम अगर मान के चलें बायोट नंबर को, तो लम्प सिस्टम एनालिसिस का क्राइटेरिया फॉलो होगा। तो कंडक्शन रेजिस्टेंस बहुत मिनिमम, कन्वेक्शन रेजिस्टेंस, अब देखो कन्वेक्शन रेजिस्टेंस है ये ज़्यादा से ज़्यादा है नहीं, तो कंडक्शन रेजिस्टेंस का मतलब है। अब देखो अगर इसी को मैं अगर ऐसा करके लिख लूँ इस बायोट नंबर को, मतलब जैसे HS है, H डेल्टा T डिवाइड बाई KYS डेल्टा T, ये क्या है, ये क्या है, कन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र, कन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र तो है ये, और ये क्या है, कंडक्शन हीट ट्रांसफ़र। तो कंडक्शन हीट ट्रांसफ़र इनफाइनाइट, मुझे कंडक्शन तो बहुत ज़्यादा चाहिए ना, हीट ट्रांसफ़र मुझे कंडक्शनली इनफाइनाइट चाहिए। तो मैंने क्या कहा, थर्मल कंडक्टिविटी K अगर जितनी ज़्यादा होगी मतलब इनफाइनाइट होगी, उतना अच्छा कंडक्शन होगा। समझ गए? देखो तो K इनफाइनाइट की क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इनफाइनाइट होनी चाहिए, तो उसके लिए बायोट नंबर आपका 0.1 से कम होना चाहिए लम्प सिस्टम एनालिसिस को फॉलो करने के लिए। ओके, तो ये चीज़ें हैं। तो मैंने क्या कहा, समझ गए? अब तो ये तो चीज़ हो गया जब लम्प सिस्टम एनालिसिस हमारा है, मतलब कि हम कह रहे हैं टेम्परेचर इज ओनली फंक्शन ऑफ टाइम। दूसरा केस क्या आता है कि जब अगर टेम्परेचर इज फंक्शन ऑफ पोजीशन एज वेल एज टाइम, ठीक है, तो उस केस में ये वाला फंडा नहीं लगेगा। हमें तो पता है क्योंकि ये फंडा लगता है टेम्परेचर इज ओनली फंक्शन ऑफ टाइम। लम्प सिस्टम एनालिसिस, बॉडी लम्प बॉडी। तो दूसरा केस हम कोर्स में नहीं है तो हम उसे पढ़ेंगे भी नहीं, तो उसमें मैं बता देता हूँ टेम्परेचर इज, जैसे कि हमने वो कैसे निकलेगा उसका, हम न्यूमेरिकल नहीं, न्यूमेरिकली हम उसको सॉल्व कर पाते हैं, ग्राफिकली वो होता है, ग्राफ होता है, हिजलर चार्ट होता है उसका, तो हिजलर चार्ट के अकॉर्डिंग हम उसको सॉल्व करते हैं। तो एक डायमेंशनल नंबर आपको बता देता हूँ जो यूज होता है, जैसे कि बायोट नंबर तो मैंने आपको बता दिया, एक होता है फोरियर नंबर। क्या होता है? फोरियर नंबर, ठीक है, ये हिजलर चार्ट में यूज होता है, इसे हम अल्फा से डिनोट करते हैं, फोरियर नंबर नहीं, एफ नॉट से, एफ नॉट मान लो, इसे हम कहते हैं अल्फा टाउ एल स्क्वायर, अल्फा टाउ एल स्क्वायर ले लो या एस स्क्वायर ले लो, अल्फा टाउ एस स्क्वायर, एस क्या है? वही कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन, अल्फा क्या है? थर्मल डिफ्यूजिविटी जो आप जान रहे हो, टाउ क्या है? टाइम, ठीक है। तो अगर मैं बीटा आई और एफ नॉट को मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, मतलब कि अगर मैं ये मैंने कहा बायोट नंबर, क्या है? बायोट नंबर, ओके। अब बायोट नंबर और फोरियर नंबर का मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो क्या निकल के आएगा? देखो, बायोट नंबर और फोरियर नंबर का जब मल्टीप्लाई करो क्या निकल के आएगा? HS। दोनों ही नॉन डायमेंशनल नंबर है, नॉन डायमेंशनल समझ लो, यूनिट कुछ नहीं है, नॉन डायमेंशनल नंबर, यूनिट कुछ नहीं निकल के आएगी। HSYK मल्टीप्लाई करा मैंने अल्फा टाउ डिवाइड बाई एस स्क्वायर, एस से एस मल्टीप्लाई करा, ठीक है। H अल्फा क्या होता है? KY रो CP, ठीक है, ये K नीचे आ गया, टाउ S, K से K कट गया तो क्या बचा? H टाउ रो CP, S क्या बताया था मैंने? S क्या बताया था? VYA, तो SVYA, तो HA रो VCP इंटू टाउ, तो क्या निकल के आया? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? और T माइनस टी इन्फिनिटी TI माइनस टी इन्फिनिटी ई की पावर माइनस बीटा आई इंटू एफ नॉट, बायोट नंबर फोरियर नंबर, ऐसे भी करके लिख सकते हैं। समझ कहीं कहीं आपको ई की पावर जो माइनस है वो तुम
प्लस में होगा तो प्लस में कैसा होगा, टी आई यू माइनस टी इन्फिनिटी डिवाइड बाई टी माइनस टी इन्फिनिटी। तो ये चीज़ है जिस मतलब इसी से क्वेश्चन आते हैं। जो हिजलर चार्ट है उससे नहीं आएगा आपको, उसमें फोरियर नंबर आपको पता हो, फोरियर नंबर मैंने आपको बता दिया, अल्फ़ा टी ओवर अल्फ़ा टाउ ओवर एस स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, आपको बायोट नंबर निकालना होगा तो वो पूछेगा और फिर ये इक्वेशन लगानी पड़ेगी। और कभी कभी आपको ऐसा होगा कि जो मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जो लगाया, एनर्जी बैलेंस करा, रेट ऑफ डिक्रीज इन एनर्जी, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द बॉडी इक्वल्स टू रेट ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम द बॉडी, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू द बॉडी, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू द कन्वेक्टिवली, ठीक है। तो उसका डायरेक्ट यूज होगा आपको, है नहीं। तो कभी कभी आपको मतलब जैसे मैंने माइनस डी टी ओवर डी टाउ बताओ ना, तो रेट ऑफ कूलिंग आपको पूछ लेगा, रेट ऑफ कूलिंग, तो आपको ये इक्वेशन लगानी पड़ेगी और रेट ऑफ कूलिंग आप निकाल लेना कि किस रेट से कूलिंग हो रहा है। ये क्या मैंने बताया, रेट ऑफ कूलिंग, ठीक है। अगर आपको रेट ऑफ हीटिंग पूछेगा तो ये माइनस का साइन हट जाएगा, प्लस का हो जाएगा, क्योंकि रेट ऑफ हीटिंग में तो ये हीट हो ही रहा है, तो ये अब रेट ऑफ कूलिंग में माइनस का साइन आ जाता है, ठीक है। तो आपको रेट ऑफ कूलिंग पूछ लेगा तो माइनस डी टी ओवर डी टाउ है, माइनस डी टी ओवर डी टाउ, रेट ऑफ हीटिंग में डी टी ओवर डी टाउ बस, ठीक है। तो कभी आपको डायरेक्ट एनर्जी बैलेंस करके आपको निकालना पड़ेगा। ओके, तो ऐसे ही इसी से क्वेश्चन आएगा और कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, मैंने क्वेश्चन करा रखे हैं, आप देख लेना, ठीक है। चलिए अगली टॉपिक देखते हैं फिर अब बाद में।